नमस्ते। आज हम कक्षा 12 का हिंदी व्याकरण का नया अध्याय पढ़ेंगे। नया अध्याय है शब्द शक्ति। अब हम शब्द शक्ति की परिभाषा देखते हैं। शब्द शक्ति की परिभाषा है शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अर्थ का बोध कराने में शब्द कारण है और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अंतर्निहित यानी शब्द के अंदर निहित अर्थ को बताने वाले कार्य को ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द से अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द हुआ बोधक शब्द और अर्थ हुआ बोध्य यानी जिसका बोध कराया जाए। जितने प्रकार के शब्द होंगे उतने ही प्रकार की शक्तियां बताई गई है। शब्द 3 प्रकार के हैं तो शक्तियां भी 3 प्रकार की है। प्रथम है वाचक, लक्षक एवं व्यंजक शब्द। इन्हीं के अनुरूप 3 प्रकार के अर्थ है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। शब्द और अर्थ के अनुरूप ही शब्द शक्ति की 3 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम है अविदा, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के प्रकार। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अर्थात 3 भागों में बांटी गई है। प्रथम है अविदा शब्द शक्ति, द्वितीय है लक्षणा शब्द शक्ति, तृतीय है व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का प्रथम भाग अविदा शब्द शक्ति देखेंगे। तो अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा है जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष सांकेतिक अर्थ बोध हो उसे अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं बेल खड़ा है। इस वाक्य को सुनते ही बेल नामक एक विशेष प्रकार का जीव को हम समझ पाते हैं। यहाँ बेल का अन्य अर्थ हम नहीं ले सकते क्योंकि बेल यहाँ हमें सामान्य अर्थ पशु के रूप में समझा रहा है कि यहाँ बेल पशु है। इस शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का बोध होता है। पहला है रूढ़ शब्द जैसे कृष्ण, यौगिक शब्द जैसे पाठशाला एवं योगारूढ़ शब्द जैसे जलज। अविदा शब्द शक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं। अविदा शक्ति द्वारा 3 प्रकारों के शब्दों का अर्थ बोध है। प्रथम है रूढ़ शब्द। ये शब्द जातिवाचक होते हैं जैसे घोड़ा, मनुष्य, गाय आदि शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। इन शब्दों का अर्थ बोध अवयवों, प्रकृति और प्रत्ययों की शक्ति के द्वारा बताया गया है जैसे दिवाकर, सुधांशु आदि। ये 2 शब्दों से जुड़कर बनते हैं। तृतीय है योगारूढ़ शब्द। इसका अर्थ बोध समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं जैसे जलज। जलज का अर्थ होता है कमल जो जल में जन्माओ, वारिस आदि शब्द। इनका यौगिक अर्थ जल में उत्पन्न वस्तु है पर योगारूढ़ अर्थ केवल कमल है। शब्द शक्ति का दूसरा भेद लक्षणा शब्द शक्ति देखते हैं। सबसे पहले लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा है मुख्यार्थ के बाधित होने पर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन के कारण लिया जाए वह लक्षणा शब्द शक्ति है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के भेद देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं। प्रथम है रूढ़ा लक्षणा, द्वितीय है प्रयोजनावती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। उदाहरण के लिए एक गद्यात्मक उदाहरण है, आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र है। यहाँ पे लक्ष्यार्थ है अर्थात हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी है। इस वाक्य से समझ में आता है कि हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी बताया गया है। दूसरा है पद्यवत उदाहरण यानी पद्य का एक उदाहरण। इसमें दे रखा है आगे बढ़ वाग्नि ते बड़ी है आगे पेट की। यहाँ दिया है समुद्र की आग से
पेट की आग बड़ी होती है, परंतु पेट में तो भूख लगती है, न कि आग लगती है। इसीलिए सामान्य अर्थ मुख्यार्थ में बाधा है। लक्ष्यार्थ है तीव्र और कठिन भूख में व्यक्त करना, जो पेट की आग के जरिए किया गया है। तीव्र और कठिन भूख के लिए पेट की आग लगना कहना ये रूढ़ी है। लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। जहां प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहां प्रयोजनवादी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के लिए देखेंगे, शिवाजी सिंह है, लड़का शेर है, तो शिवाजी सिंह नहीं हो सकते। यहाँ शिवाजी का गुण सिंह के समान बताया गया है, अर्थात लक्षण बताए गए हैं। तो शिवाजी सिंह के समान बहादुर है, यानी शिवाजी बहादुर है। लड़का शेर है, लड़का शेर के समान, यानी शेर की जो शक्तियां हैं वो लड़के में निहित है, अर्थात लड़का बहादुर है। पद्यवत उदाहरण, कौशल्य के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलप्त राजगी मनुहु शोक निवास। राजगृह में यहाँ बताया गया है कि शोक हो रहा है, तो राजगृह में शोक नहीं होता, राजगृह में रहने वाले लोग शोक मना रहे हैं, ये बताया गया है। इसी कारण ये प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति का तीसरा भेद व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा है अविदा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो, उसे व्यंजना कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा देखते हैं, शब्द के जिस व्यापार अर्थात कार्य से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो, उसे व्यंजना कहते हैं। अर्थात उसमें मुख्य अर्थ में बाधा हो, लक्ष्य अर्थ में भी बाधा हो और अन्य तीसरा अर्थ निकलता हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अविदा और लक्षणा अपने अर्थ का बोध करा कर जब अलग हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंग्यार्थ के लिए धन्यार्थ, सूच्यार्थ, अपेक्षार्थ, प्रतीयमानार्थ जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हो गया, ये किसने कहा? किसी ने कहा, तो किसी ने कहने पे सूर्य अस्त हो गया, तो उसके सब सुनने वाले श्रोताओं पे अलग अलग अर्थ है। किसी के लिए सूर्य अस्त हो गया तो पूजा का समय हो गया, किसी के लिए घर जाने का समय हो गया, पंडित के लिए आरती का समय हो गया। इसी प्रकार सूर्य अस्त के भिन्न भिन्न अर्थ है, तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यहाँ चलती चाकी को देखकर कबीरदास जी दुखी होने की बात कही है। उसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसमें जन्म और मृत्यु रूपी दो पार्ट है, जिसमें आदमी दिन रात पिसता रहता है। इसको देखकर कबीरदास जी रोते हैं। इसी कारण यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद बताए गए हैं, शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना शब्द के आधार पर व्यंजना को शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। आर्थी व्यंजना अर्थ के आधार पर व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी के तीन अर्थ बताए गए हैं। प्रथम है मोती यानी चमक, द्वितीय है मानस यानी इज्जत, तृतीय है चून। चून का सामान्य अर्थ आटा होता है, परंतु यहाँ पानी बताया गया है। अब हम देखेंगे अविदा, लक्षणा एवं व्यंजना में अंतर। अविदा, लक्षणा एवं व्यंजना के बीच अंतर इस प्रकार है। प्रथम अंतर है, अविदा किसी शब्द के केवल उसी अर्थ को बताती है जो पहले से निश्चित हो और व्यवहार में प्रसिद्ध हो। यह अर्थ भाषा सीखते समय हमें बताया जाता है। शब्दकोश या व्याकरण से हम उस अर्थ को जानते हैं, किंतु लक्षणा और व्यंजना में हम शब्दों के जो अर्थ निकलते हैं वे पहले से जाने हुए नहीं होते। अर्थात लक्ष्य के आधार पे हमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति को समझना होता है। दूसरा भेद है, दूसरा अंतर है,
लक्षणा से हम शब्दों को ऐसा अर्थ निकालते हैं जो शब्दों में से सामान्यतः नहीं लिया जाता, पर यह अर्थ सदैव मुख्यार्थ से संबंधित भी होगा, परंतु मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी। चतुर्थय, व्यंजना के द्वारा हम शब्दों से ऐसा अर्थ भी निकालते हैं जो मुख्य अर्थ से संबंधित न हो। दूसरे शब्दों में एक की बात के भीतर जो दूसरी बात छिपी रहती है उसे व्यंजना शक्ति के द्वारा निकालते हैं। चतुर्थय, अविद्या शक्ति शब्द की सबसे सामान्य शक्ति है। इसके द्वारा व्यक्त अर्थ में चमत्कार नहीं रहता। दूसरी ओर लक्षण और व्यंजना के अर्थ में विलक्षणता रहती है। इसीलिए काव्य में जितना महत्व है लक्षणा और व्यंजना का है उतना अविद्या का नहीं है। अविद्या का अर्थ होता है सामान्य अर्थ, लेकिन लक्षणा का अर्थ होता है लक्ष्य के आधार पर निकालना। जैसे सड़क पर घर है तो सड़क पर तो घर हो नहीं सकता, अर्थात सड़क के आसपास घर है। धन्यवाद।